हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट लेसन अपना लेसन नंबर 37। इसके अंदर इसका नाम है उत्परिवर्तन। क्या नाम है भाई? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के पीछे हमने जो लेसन पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था गुणसूत्रों के अंदर उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक विकारों के अंदर। ठीक है भाई, गुणसूत्रों में होने वाले आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो आपकी इकाई 9 है उसका कौन सा भाग? अभी तीसरा भाग, मतलब लास्ट लेसन है, 9वीं जो इकाई है आपकी उसका। तो ये है 37 नंबर लेसन। नाम है इसका उत्परिवर्तन, जो जेनेटिक्स के अंदर हम पीछे पढ़ रहे थे। तो पहले देखिए उत्परिवर्तन होता क्या है, वे उत्परिवर्तन कहेंगे किसे? तो उत्परिवर्तन देखिए, समस्त प्रकार के जीवों की कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ में अचानक हुए स्थायी एवं वंशागत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। दोबारा देखिए, समस्त प्रकार के जीवों में, मतलब कोई भी सजीव हो, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, कोई भी सजीव कोशिका, अगर उस सजीव कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में, किसमें भाई? आनुवांशिक पदार्थ में। आनुवांशिक पदार्थ अधिकतर सजीवों का क्या होता है? डीएनए होता है। परंतु कुछ जो वायरस होते हैं उन वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के अंदर हुए अचानक स्थायी एवं वंशागत परिवर्तन, मतलब आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हो जाए जिसके कारण उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी जीव का आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल में अगर मान लीजिए कुछ भी परिवर्तन होता है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी उसके अंदर वो प्रभाव क्या दिखता है? हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके अंदर हमको मान लीजिए किसी जीव के कोई जीन के अंदर या गुणसूत्र के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि किसी सजीव के जो गुणसूत्र है उनकी संख्या मान लीजिए अधिक हो जाती है गुणसूत्र की। जैसे मान लीजिए अपना जो 21 नंबर गुणसूत्र था उसके अंदर मान लीजिए एक और अधिक गुणसूत्र आकर ऐड हो जाता है, मतलब 21 नंबर जोड़े के अंदर मान लीजिए एक अधिक गुणसूत्र अगर आकर ऐड हो जाता है, उस प्रकार से जो उत्पन्न होने वाली संतति उसमें क्या होता है? एक रोग उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है भाई, पर वो तो उत्परिवर्तन के कारण नहीं होता है। परंतु देखिए इसके अंदर होता क्या है कि भी आपको पता है गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर क्या स्थित होते हैं? जीन स्थित होते हैं। ठीक है भाई, गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं और एक जीन एक विशेष लक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, संतति के अंदर जैसे मान लीजिए जनक से जब संतति के अंदर जीन जाते हैं तो जनक के अंदर जो जीन लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे मान लीजिए ये जीन कोई ए है, ये मान लीजिए आंख का रंग प्रदर्शित करता है किसी जीव के अंदर, तो ये जीन जब जनक से किस में जाए? संतति में जाए। किसमें जाए? संतति में जाए। और संतति के अंदर मान लीजिए यहाँ पर इसकी आंख का रंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, या इसकी लंबाई चेंज हो जाए, या और कुछ कोई जीन अगर दूसरा जीन आ जाए, अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए, मतलब मान लीजिए आंख का रंग करना तो कैसा चाहिए? काले रंग का करना चाहिए इसको, मतलब जो प्रदर्शित संतति के अंदर, परंतु काले रंग का न होकर मान लीजिए संतति के अंदर भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो इस कारण जीवों में क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन मतलब मान लीजिए उत्परिवर्तन के द्वारा एक नई ही जो संततियां हैं वो क्या होती है? प्राप्त होती है, जिनके अंदर लक्षण क्या होते हैं? भिन्न प्रदर्शित होते हैं जनकों से। ठीक है भाई, और आनुवांशिक पदार्थ में अब देखिए यहाँ पर स्थायी परिवर्तन का अर्थ है, जैसे मान लीजिए जनक है, इस जनक के आनुवांशिक पदार्थ में क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? उत्परिवर्तन, मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन हुआ। वो जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन किस प्रकार से होता है आगे हम देखेंगे। तो अब इससे जो उत्पन्न होने वाली क्या होगी? संतति होगी। ये जो संतति है, इस संतति के अंदर इस उत्परिवर्तन के क्या दिखेंगे? आपको प्रभाव दिखेंगे। प्रभाव किस प्रकार से दिखेंगे कि भी उत्परिवर्तन आनुवांशिक पदार्थ में हुआ है, तो आज जाहिर सी बात है किस में परिवर्तन दिखाई देगा? इसके आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसके आनुवांशिक जो लक्षण है वो पैतृक से क्या दिखाई देंगे? जनक से भिन्न दिखाई देंगे। अब इस संतति के अंदर ये उत्परिवर्तन हो चुका है, तो इस संतति से भी उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी, इस संतति से उत्पन्न होने वाली भी जो संतति होगी उसके अंदर भी ये उत्परिवर्तन का प्रभाव आपको क्या देगा? दिखाई देगा। हमने यहाँ पर लिखा क्या है कि अचानक वे स्थायी मतलब एक बार हो गया तो वो स्थायी है, वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए वानरों से मानव बना है,
अगर हम कहते हैं थ्योरी के अनुसार कि भी बंदरों से मनुष्य का जो आज का जो आधुनिक मनुष्य है उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, तो वो विकास किसके कारण हुआ है, उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ है। ठीक है भाई। तो देखिए जनक, फिर उत्परिवर्तन, संतति, संतति के बाद में जितनी भी पीढ़ी आएगी उन पीढ़ियों के अंदर ये प्रभाव क्या होगा, दिखाई देगा। मतलब इसके बाद ये निरंतर रूप से एक प्रकार से ये आनुवांशिक लक्षण अब यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थायी, और अगली पीढ़ियों के अंदर संचरित होते रहेंगे। ठीक है भाई। स्थायी एवं वंशागत परिवर्तन, मतलब स्थायी हो गया, फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वंशागति हो रही है उसकी। तो देखिए वंशागति को कहते क्या है कि भाई लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो वंशागति परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो हो गई आपका उत्परिवर्तन के बारे में, उत्परिवर्तन की जो परिभाषा है वो। ठीक है। अब देखते हैं अभी जो उत्परिवर्तन होता है वो सर्वप्रथम किसने दिया। तो उत्परिवर्तन जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। इन्होंने, ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या किया, 1901 के अंदर उन लक्षण प्ररूपी परिवर्तनों का अध्ययन किया जो क्या थे, वंशागत थे। अब इन्होंने कौन से लक्षण देखे भाई, लक्षण प्ररूपी। लक्षण प्ररूपी मतलब इन्होंने बाहर से एक पादप को देखा जिसका नाम था क्या, इवनिंग प्राइमरोज। क्या देखा, इवनिंग प्राइमरोज, या इसको हम बोटनिकल नेम कहते हैं, और ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसका बोटनिकल नेम क्या है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, या इसे आप कह सकते हो इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है। तो इवनिंग प्राइमरोज के अंदर या ओइनोथेरा लेमार्कियाना के अंदर इसने क्या देखा कि इसकी अचानक ही 7 नई किस्मों का क्या हो गया था, विकास हो गया था। इसके अंदर भाई इवनिंग प्राइमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना के अंदर क्या होता, अचानक ही नए 7 प्रकार के जो किस्में हैं वो इस पादप से विकसित हो गई। मतलब है तो इसी की संततियां, परंतु इससे आनुवांशिक लक्षणों में क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो इसके अंदर अचानक 7 नई किस्मों का इन्होंने विकास देखा। तो इन्होंने क्या बताया कि भी इस जो जाति है इसके अंदर क्या हुआ है, उत्परिवर्तन की घटना हुई है। मतलब अचानक इस प्रकार का परिवर्तन हुआ कि इसके अंदर 7 नई किस्मों का क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है भाई। तो इन्होंने, आपको पता चल गया अभी किसके अंदर अध्ययन किया है, आपके इवनिंग प्राइमरोज, या इसको हम कहते हैं ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है भाई। किस कब गया, 1901 के अंदर। ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि भी अचानक 7 नई किस्में क्या हो गई, पादप की विकसित हो गई। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आता है कि भी जो उत्परिवर्तन होता है वो कब हो सकता है और किसमें हो सकता है। ठीक है। तो उत्परिवर्तन है, देखिए उत्परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार से हो सकता है, या तो उसको हम कह सकते हैं जीन उत्परिवर्तन, मतलब या तो जीन के अंदर परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन। और अगर मान लीजिए पूर्ण गुणसूत्र के अंदर जो एक गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र के अंदर ही परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखिए जीन तो क्या होते हैं, आनुवांशिक इकाई होते हैं, मतलब ये लक्षण को प्रदर्शित करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होकर। और जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जीन स्थित होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए गुणसूत्र ही परिवर्तित हो गया तो अपना जीन भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। परंतु जीन परिवर्तन होने से जीव के जो लक्षण है वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए इसके अंदर हम देखते हैं जीन, आपको पता है क्या है, आनुवांशिक इकाई है। क्या है भाई, आनुवांशिक इकाई है जीन। ये क्या करता है, जीन क्या करते हैं, गुणसूत्र परिस्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होकर लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है। एक विशेष लक्षण को एक विशेष जीन क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए वो जीन के अंदर परिवर्तन हो जाए, जीन आपको पता है डीएनए के ऊपर जो विशिष्ट क्षार क्रम उपस्थित होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सीक्वेंस देखा AUGC UUC GCAD, या आपने डी नहीं TPAU, यह आपने क्या देखा, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, क्षार क्रम स्थित होते हैं। और इन क्षार क्रमों का एक विशिष्ट क्रम ही जीन को क्या करता है, जीन की संरचना को निर्धारित करता है। जीन को अपने आप में कोई अलग संरचना नहीं है, डीएनए के ऊपर ये जो क्षार क्रम स्थित होते हैं, आपने पीछे पढ़ा है
म्यूटोन, रेप्लिकोन, ठीक है भाई, रेकोन, इन सब के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर आप अपनी 11th क्लास की बुक के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेंजर ने जीन की परिकल्पना को परिभाषित किया था कि भाई जीन होते क्या है। तो जीन क्या होते हैं, आपके डीएनए के ऊपर जो क्षार क्रम होते हैं, मतलब जीन की संरचना का निर्धारण कौन करता है, ये डीएनए के ऊपर, ये जो क्षार क्रम स्थित होते हैं डीएनए के ऊपर। फिर आपको पता है इनसे आनुवांशिक सूचना भेजी जाती है एमआरएनए के अंदर, आनुवांशिक सूचना भेजी जाती है, मतलब इनके अपोजिट जो क्षार क्रम है वो किस पर बनते हैं, आरएनए पर बनते हैं। और आरएनए कहाँ पर जाता है, कोशिका द्रव्य में, फिर वहां पर वो राइबोसोम के साथ जुड़कर उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन निर्माण। और प्रोटीन क्या करता है भाई, या तो एंजाइम में परिवर्तित हो जाएगा, और एंजाइम किसी एक संरचना को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, या फिर वो प्रोटीन आपके शरीर विकास में क्या आएगा, काम में आएगा, ठीक है भाई। तो जो नाइट्रोजनी क्षारों का एक विशिष्ट क्रम होता है वो जीन की संरचना को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर परिवर्तन हो जाए, तो मान लीजिए किसके अंदर परिवर्तन हो गया भाई, आपके जीन के अंदर परिवर्तन हो गया। किस प्रकार से, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, कोई एक सीक्वेंस लेते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्यूरिन, पहला क्या होगा भाई, प्यूरिन। दूसरा क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। दूसरा क्या होगा, पिरिमिडिन। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एडेनिन व गुआनिन। बाकी जो बच गई वो क्या होगी, पिरिमिडिन। पिरिमिडिन हो गई आपकी थायमिन और साइटोसिन, ठीक है भाई। एक और होती है यूरेसिल, ये आरएनए में पाई जाती है, आपको पता ही है। तो अपने डीएनए की बात करते हैं, तो एडेनिन व गुआनिन आपकी क्या हो गई, प्यूरिन हो गई, और पिरिमिडिन आपकी क्या हो गई, थायमिन व साइटोसिन। अब देखिए हमने क्या बात की कि जीन की संरचना किस पर निर्भर करेगी, कि जो डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक सीक्वेंस होता है या क्रम होता है उसके ऊपर। अब जैसे मान लीजिए अब इनके अंदर परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है यहाँ पर AGUCTAG, ठीक है। अब ये कोई सीक्वेंस है, इसके अंदर मान लीजिए एडेनिन के स्थान पर हम मान लीजिए किसके अंदर परिवर्तन करते हैं, एडेनिन में। किसमें परिवर्तन करते हैं, एडेनिन के अंदर। तो एडेनिन के स्थान पर कौन आ जाए, गुआनिन आ जाए। कौन आ जाए, गुआनिन। एडेनिन के स्थान पर कौन आ रहा है भाई, गुआनिन आ रहा है। देखिए UCTAG, तो एडेनिन के स्थान पर कौन आ रहा है, गुआनिन। मतलब यहाँ पर किसका परिवर्तन हो रहा है, एडेनिन से, सॉरी प्यूरिन से प्यूरिन का स्थानांतरण हो रहा है। प्यूरिन से किसका स्थानांतरण हो रहा है, प्यूरिन का, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर अपना क्या है, गुआनिन है, और गुआनिन के स्थान पर क्या आ जाए, यहाँ पर एडेनिन आ जाए। एक क्रम और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए GCTAG, या आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर गुआनिन के स्थान पर अब कौन आ जाए, यहाँ पर एडेनिन आ जाए, तो देखिए GCTAG। अब ये जो क्रम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर तो इस क्रम के अंदर क्या था, पहले एडेनिन था, और एडेनिन को स्थानांतरित किसने कर दिया, गुआनिन ने कर दिया, और गुआनिन को स्थानांतरित किसने कर दिया, एडेनिन ने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्यूरिन किसको स्थानांतरित कर रहा है, प्यूरिन को स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है। तो प्यूरिन अगर प्यूरिन को स्थानांतरित करे तो इस प्रकार के जो घटना होती है या इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है वो कहलाता है संक्रमण। वो क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। मतलब गुआनिन को एडेनिन ने या एडेनिन को गुआनिन स्थानांतरित कर दे एक नाइट्रोजनी क्षारक के अंदर, पहले इस प्रकार का था, हो जाए इस प्रकार का। तो ये जो नाइट्रोजनी जो सीक्वेंस है वो एक विशेष प्रकार के जो लक्षण उसको कोडित करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है इसके ऊपर ये जो क्रम है वो एक विशेष प्रकार के लक्षणों को क्या करता था, निर्धारित करता था, ठीक है। जो आपको पता है 3-3 के रूप में पेयर होते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आए। तो एडेनिन के स्थान पर गुआनिन आ गया, तो अब ये सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया। तो इससे जो कोडित होने वाली जो आपकी जो एमआरएनए होगा वो भी एक नए प्रकार का संदेश लेकर किस में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा, और एक नई प्रकार की प्रोटीन बनेगी, और एक नए प्रकार का क्या होगा, लक्षण उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुआनिन को किसने स्थानांतरित किया, एडेनिन ने, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्रिया या इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। प्यूरिन को प्यूरिन स्थानांतरित करे।
अब मान लीजिए इसी प्रकार से देखिए, प्यूरिन को प्यूरिन ने स्थानांतरित किया, मतलब एडेनिन को गुआनिन ने या गुआनिन को एडेनिन स्थानांतरित कर दे, या फिर पिरिमिडिन को पिरिमिडिन स्थानांतरित कर दे थायमिन के स्थान पर। उसी प्रकार से क्या आ जाए, अगर साइटोसिन आ जाए किसी क्षारक क्रम के अंदर, या फिर साइटोसिन के स्थानांतरण पर कौन आ जाए, थायमिन आ जाए, तो ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती है, आपकी संक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, संक्रमण कहलाती है। संक्रमण का मतलब है प्यूरिन प्यूरिन को हटा दे, ठीक है भाई, या फिर पिरिमिडिन पिरिमिडिन को हटा दे। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है भाई, ये संक्रमण कहलाता है। तो संक्रमण, या इसको आप कह सकते हैं ट्रांजिशन। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि भाई जीन उत्परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, मतलब जीन उत्परिवर्तन आपको बता दिया, या तो प्यूरिन प्यूरिन को हटा देगा, या फिर थायमिन साइटोसिन को हटा देगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भी अगर प्यूरिन पिरिमिडिन को स्थानांतरित कर दे या पिरिमिडिन प्यूरिन को स्थानांतरित कर दे तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर।